मॉर्निंग एवरीवन। आज हम करने वाले हैं 28 अक्टूबर के इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर का एनालिसिस। और आज से जो हमारे सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स होंगे वो सबसे पहले हमें दिखाई देंगे। ठीक है, तो आज हम पहले से स्टार्ट कर रहे हैं, फर्स्ट पेज से स्टार्ट ना करते हुए कर रहे हैं एक्सप्लेन पेज से। और यहाँ पे जो पहला आर्टिकल है वो बोलता है नाउ ए पीडीएस स्कैम। तो पीडीएस क्या होता है? सबसे पहले पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। तो इसका स्कैम हो गया बंगाल के अंदर। ईडीज यानी कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट जो है उन्होंने एलिगेशन लगाए हैं टीएमसीज मलिक। ठीक है, तो ये जो एक मलिक है ये एक फॉरेस्ट मिनिस्टर रह चुके हैं अभी, ज्योति प्रिया मलिक, और वेस्ट बंगाल का ये केस है। लेकिन उससे पहले हम एक बार ये देख लेते हैं कि क्यों ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। यूपीएससी हमने अपने चैनल पर भी लिखा हुआ है, तो वो किस तरीके से हमारे सिलेबस से कैसे मिलता है। तो ये पहली बात आर्टिकल 2 तरीके से बल्कि 3 तरीके से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैं बताती हूँ कैसे। पहले जो पीडीएस स्कैम है और ये जो ईडीज है और इनका जो एलिगेशन लगा और ये जो केस बना है, ये सबसे पहले इंपॉर्टेंट हो जाता है जीएस पेपर 2 जो है, यानी मेंस का जो आपका जीएस पेपर 2 है जिसका नाम है गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी, सोशल जस्टिस एंड इंटरनेशनल रिलेशन। उसके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा कि गवर्नेंस का क्या रोल है। कि गवर्नेंस ये खुद एक पावर होल्ड करते थे, गवर्नेंस के अंदर ये आते थे और इन्होंने अपनी पावर का गलत इस्तेमाल किया, यानी कि ये खुद स्कैम का पार्ट बने जबकि इनके हाथ में ही पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम था। ये एक्स मिनिस्टर थे वहां पे, लेकिन फिर भी इन्होंने गलत किया। तो ऑफ कोर्स नेक्स्ट हमारा ये जो है मैच खाता है या इंपॉर्टेंट है हमारे लिए किस पेपर के लिए? जीएस पेपर 3 के लिए। वाई जीएस पेपर 3? क्योंकि जीएस पेपर 3 जो होता है जिसे नॉर्मली इकोनॉमी का पेपर बोल देते हैं, लेकिन उसका नाम है टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, बायोडाइवर्सिटी, एनवायरमेंट, सिक्योरिटी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट। उसके अंदर बिल्कुल बहुत साफ शब्दों में यूपीएससी में यह चीज लिखा हुआ है कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो है यानी दिस पीडीएस जो है इसके ऑब्जेक्टिव के बारे में, फंक्शनिंग के बारे में, लिमिटेशन के बारे में, रीवैपिंग के बारे में, इशू ऑफ बफर स्टॉक्स एंड फूड सिक्योरिटी, यानी कि हमने इनके इश्यूज की भी बात करनी है। तो स्कैम क्या हो रहा है? इशू की तरह निकल के आ रहा है। एंड फिर ये लास्ट में इंपॉर्टेंट हो जाता है जीएस पेपर 4 के लिए। एंड वाई जीएस पेपर 4? इथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड। इस पेपर का नाम ये है और इसमें जो आपको आपके ऊपर क्वेश्चन आता है यानी कि किस लिए ये इंपॉर्टेंट है वो आ जाता है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर क्या क्या गड़बड़ी की है। क्योंकि दिस मैन जो ये आप देख पा रहे हैं मलिक जो जी थे वो पावर होल्ड करते थे किसी काम के लिए। तो इससे केस स्टडी बन सकती है। ऑल्दो इससे क्वेश्चन तो नहीं आएगा फॉर श्योर, लेकिन केस स्टडी जरूर आएगी। और मतलब ऐसी आ सकती है, आई एम नॉट सेइंग कि ठीक है आएगी ही पक्का, बट मिलती जुलती बिल्कुल आ सकती है क्योंकि खबर अभी न्यूज में आ गया है ये केस। तो ऐसे केस स्टडी आ सकती है और उसी के हिसाब से आप लोग कोशिश करिए कि घर पे अगर ऐसा कुछ हो जाता है तो आप लोग एज अ ईडी की पोजीशन में तो आप उसको कैसे जो है ठीक करेंगे। क्योंकि ये पहले वेस्ट बंगाल की जो पावर में रह चुके हैं, राइट। तो इनके ऊपर सीधी सी बात है वेस्ट बंगाल की जो गवर्नमेंट है उनका भी हाथ होगा, मतलब हाथ नहीं एज अ काइंड ऑफ कि उनकी सपोर्ट होगा स्कैम के अंदर नहीं बट नॉर्मली। ठीक है, आप भी अगर किसी पोजीशन में आपके अंडर रखते हैं किसी इंसान को तो हो सकता है कि ऐसा हो सके, हो सकता है कि एज ए ईडी के ऊपर थोड़ा बहुत पॉलिटिकल प्रेशर आ जाए या आपके ऊपर कुछ पॉलिटिकल प्रेशर आ जाए। डायरेक्ट तो ऐसा नहीं है कि सीधा ईडी तक बात पहुंच गई है, वहां से भी पहले पहुंचाई गई होगी। तो ऐसे ऐसे कुछ पॉइंट्स हो सकते हैं, उन पर थोड़ा सोचने की कोशिश कीजिए। केस क्या है? केस ये है कि मलिक जो है वो मिनिस्टर थे, ठीक है, ममता बनर्जी के टाइम पे 2016 से 2021 तक। और किस चीज के मिनिस्टर थे? फूड सप्लाईज के मिनिस्टर थे, फूड एंड सप्लाईज के। और स्कैम लगा है कि इन्होंने कोई बिजनेसमैन नेम जैसे बाखिबुर रहमान है उनके साथ मिलकर इलीगल डिस्ट्रीब्यूशन किया है। जो राइस और व्हीट जो सरकार देती है लोगों तक उनका इलीगली इन्होंने डिस्ट्रीब्यूशन ठीक से नहीं किया। इन्होंने क्या किया है कि जहां पे आपको 1 केजी राइस या व्हीट देना था वहां पे इन्होंने गरीब लोगों को सिर्फ 600 ग्राम दिया और बचा हुआ जो 400 ग्राम था उसको इन सब लोगों ने बेच दिया। और जो प्रॉफिट आया, प्रॉफिट निकल के आया कि 20% तो मिला सप्लायर को और जो बीच में और लोग थे उनको मिला 80%। और इन सबका ऐसे सब मिले हुए थे, राइट। सप्लायर था जो पीडीएस के जिनके पास रहती थी सारी चीजें उनके भी रेशो थे। और ये बात कौन बता रहे? ये खुद बात बताई है रहमान ने जो बिजनेसमैन है, ठीक है, जिन्होंने इनके साथ मिलकर स्कैम को किया है। तो उन्होंने खुद इस बात को बताया है। पहला फ्लैक्स वगैरह पता देखो सबसे पहले इसके बारे में पता 2020 में ही लगना शुरू हो गया था। ऐसा नहीं है कि अभी किसी ने रिपोर्ट कर दिया, ईडी ने ध्यान दे लिया तो ऐसा हो गया। 2020 में बहुत सारे प्रोटेस्ट देखने को मिले थे कि जो वहां के वेस्ट बंगाल के गवर्नर थे जो आज के इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट भी है जिनका नाम है जगदीप धनखड़, तो वो पहले गवर्नर होते थे वेस्ट बंगाल के और उन्होंने ये बात बोली थी, क्रिटिसाइज किया था कि पीडीएस सिस्टम के अंदर प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि यहाँ पे लोग जो है
है प्रोटेस्ट कर रहे हैं। लोग जो है मतलब कि डिस्ट्रिक्ट्स वगैरह में लोगों ने आके इरेगुलरिटीज के बारे में कंप्लेन करना शुरू कर दिया है कि हम लोगों को जितना मिलना चाहिए उतना नहीं मिलता है, और ये सब बातें हो गई। 2020 से इसके ऊपर फिर नजर रखने के लिए बोला गया था। और यहाँ पे 2 स्कीम्स की बातें होती है। पहली तो कि ये पीडीएस सिस्टम आता किस चीज के अंदर है, कौन से एक्ट के अंदर आता है, तो वो आपका प्रीलिम स्पेसिफिक हो जाता है कि ये आता है नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, ठीक है, नफसा इसको बोलते हैं, NFSA। और दूसरी ये किसी से रिलेटेड स्कीम है जो कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, PMGK स्कीम, ठीक है। तो इसके अंदर आप लोगों को जब कोविड के अंदर 5-5 kgs ऑफ द आटा जो था वो देना होता था लोगों को जो भी नीड में थे, 5 kg फूड ग्रेन्स देना होता था, और पल्सेस वगैरह यानी कि दाल वगैरह देनी होती थी 1 किलो, वो सब कुछ फ्री में देना था। लेकिन उसके अंदर भी लोगों ने यहाँ पे प्रॉफिट किया, स्कैम किया, वो चीजें भी वहां तक पहुंचनी नहीं थी। तो ये फर्स्ट आर्टिकल हमारा कंप्लीट होता है। यहाँ पे नेक्स्ट हम देते हैं इंडिया कतर नेचुरल गैस। तो मैं पहले तो आपको दिखा देती हूँ कि ये इंडिया का ट्रेड दिखाया गया है कि साउथ का जो पार्ट्स का ये पोर्शन है, यहाँ पे ईरान है, नीचे आप देखिए नॉर्थ फील्ड यानी कि देश, यहाँ से कतर बहुत ही ज्यादा एक ऑयल रिच कंट्री बन जाता है। पहले मैं आपको एक बार कतर की लोकेशन दिखा देती हूँ। देखिए मेरे साथ आइए, यहाँ पे हमें अपनी अर्थ को देख पा रहे हैं, यहाँ पे सऊदी अरेबिया है। आप पहले इंडिया को देखिए, ठीक है, यहाँ पे इंडिया है, नीचे यहाँ पे क्या है, इंडियन ओशन होगा, इधर क्या होगा जहाँ सऊदी अरेबिया के पास, ये आप देखिए अरेबियन सी है। अरेबियन सी के यहाँ पे ये ओमान की कंट्री है, यहाँ पे यमन कंट्री है, और यहाँ पे जो एरिया आप देख रहे हैं आपको लग रहा होगा कि ये अरेबियन सी का एरिया, बट दिस इज गल्फ ऑफ ओमान। और गल्फ ऑफ ओमान से अंदर जाते हुए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है, जो कि दुबई के ऊपर से निकली हुई है, और यहाँ पे आप देखिए कि ऊपर इसके ईरान की कंट्री है, इससे निकलते हुए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से हम पहुंच जाते हैं पर्शियन गल्फ के अंदर। ये क्या है, पर्शियन गल्फ है, और पर्शियन गल्फ में एक छोटी सी कंट्री है कतर, ठीक है। देखिए आप कैसे कतर जो है छोटी सी कंट्री है, लेकिन जब आप इसके स्ट्रक्चर्स को देखेंगे, डेवलपमेंट को देखेंगे, इसको द पल्स ऑफ कतर बोला जाता है। लोकेशन जो मैं आपको दिखा रही हूँ, ये देखिए कि यहाँ पे कितने सारे आपको शिप्स दिख रहे हैं, सभी के सभी शिप्स दिख रहे हैं, आप लोग देख पा रहे होंगे, दिख रहा होगा आप लोगों को। तो मतलब कितना ट्रेड होता हुआ, इन लोगों ने कैसे पर्शियन गल्फ के अंदर अपना जो रूट है उसको बनाया हुआ है। ये चीज लैंड के ऊपर नहीं है, बल्कि ये गल्फ के अंदर सी के ऊपर है। आप देखिए कि कैसे इन लोगों ने यहाँ पे भी शिप के लिए अलग अलग अपना जो स्ट्रक्चर बनाए हुए हैं कि ठीक है कोई भी हमें ट्रेड करना है, तो वेरी ट्रेड रिच कंट्री है। और यहाँ से आपको एक ही ऐसी स्ट्रेट है, देखिए ये आपके लिए प्रीलिम्स में इंपॉर्टेंट हो सकता है कि कौन सी स्ट्रेट है जो पर्शियन गल्फ को और ओमान के गल्फ को दोनों को मिलाती है, क्योंकि इतना ट्रेड यहाँ पे होता है, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ट्रेड। और यहाँ से ये एक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है वो इन दोनों को मिलाते हैं। अगर ये नहीं होता तो कतर क्या हो जाता, बिल्कुल लैंडलॉक नहीं होता, बट ट्रेड के लिए फिर वो नहीं जा पाता। या फिर हमें अभी जैसे यहाँ पे एक स्वेज कैनल बनाई गई है, ये स्वेज कैनल जो है इजिप्ट और दिस सिनाई कैनल ऑफ इजिप्ट और ये अफ्रीका के बीच में, यहाँ पे ये किसने बनाई, आर्टिफिशियल बनाया, तो ऐसा कुछ करना पड़ता, लेकिन नेचुरली ये है। तो ये आप लोग कतर की लोकेशन देख रहे हैं, यहाँ पे मुंबई इंडिया की लोकेशन देख पा रहे हैं आप लोग कि इनका रिश्ता होगा भी तो इजिली मुंबई से कोई भी दुबई के रास्ते, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के रास्ते अंदर पर्शियन गल्फ में जा सकते हैं। शिप्स वहां पे खड़े हुए दिख भी रहे थे, ठीक है। तो ये आप लोग यहाँ पे समझ गए होंगे कि इंडिया का और जो कतर का रिश्ता जो है ट्रेड का वो बिल्कुल है। और यही बात नहीं है, कतर का क्यों आ रहा है रिलेशन यहाँ पे, पहली बात तो ये क्यों इंपॉर्टेंट क्यों है, इंपॉर्टेंट है हमारे जीएस पेपर 2 के लिए, क्यों इंटरनेशनल रिलेशंस उसके अंदर आ रहे हैं, आईआर उसके अंदर आ रहा है। तो आईआर में अभी हमें पता है कि कतर में 8 लोगों को फांसी की सजा दे दी गई है, जो कि इंडियन एक्स नेवी के पर्सनल थे, ठीक है। उन लोगों को फांसी की सजा दी है क्योंकि उनके ऊपर इल्जाम लगाया गया है कि वो लोग स्पाई कर रहे हैं कतर के अंदर, और वो भी किस चीज के लिए कर रहे हैं, इजराइल के लिए कर रहे हैं, ठीक है। ये अभी तक कुछ इंफॉर्मेशन हमें वहां के बारे में पता चली है। तो इसीलिए आर्टिकल आया कि इंडिया के और कतर के रिश्ते कैसे हैं, क्योंकि क्या इंडिया उन लोगों को छुड़वा पाएगा, उनके लिए कितना सपोर्ट इंडिया कर पाएगा, तो उसी के बारे में हम बताते हैं कि इंडिया का और जो कतर है उनके रिश्ते जो है ट्रेड के, उसमें फायदा होता है कतर को, ठीक है। इंडिया ज्यादातर हैवीली जो इंपोर्ट करता है, देखिए ऐसा भी नहीं है कि अब हम अपने इंपोर्ट को बढ़ा दें, क्योंकि फायदा कब होगा, फायदा तब होगा जब कतर का एक्सपोर्ट जो है वो ज्यादा होगा इंडिया के इंपोर्ट से, जो यानी कि जो कतर भेज रहा है वो ज्यादा है और जो इंडिया भेज रहा है वो कम है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कतर को पैसे कम देने पड़ेंगे, राइट। तो कतर को क्या होगा, फायदा होगा, इंडिया का क्या होगा, डेफिशिएट होगा,
होगा, ट्रेड डेफिशिएंट होगा। तो इसी चीज के अंदर ये भी नहीं है कि इंडिया अपने डेफिशिएंट को अभी यहाँ पे कवर कर सकता है, क्योंकि इंडिया देता है सबसे ज्यादा क्रूशियल चीजें वहां से। जैसे कि हम लोग क्या लेते हैं, हम लोग लेते हैं LNG, ठीक है। 30% जितना भी वर्ल्ड के अंदर होता है 30% LNG यहीं पे मिलता है। ये नॉर्थ फील्ड जो है यहाँ पे नेचुरल गैस की फील्ड्स है ये, और LNG क्या होता है, लिक्विफाइड नेचुरल गैस, ठीक है। तो यहाँ से इंडिया का बहुत ज्यादा रिश्ता इसीलिए कतर के साथ इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इंडिया की जो सबसे क्रूशियल चीजें, सबसे इंपॉर्टेंट है, इंडिया के अंदर हमें खुद पता है कि ज्यादा हमारे पास ना क्रूड ऑयल है ना कुछ भी है। असम के अंदर थोड़ा बहुत हमें मिल जाता है, फिर इंडिया को मुंबई हाई के अंदर थोड़ा बहुत मिल जाता है, बट ये इतनी बड़ी पॉपुलेशन के लिए कोई ऐसा नहीं है कि हमारी सारी की सारी इतनी बड़ी पॉपुलेशन की इच्छाओं की या जो जरूरतें हैं उनकी पूर्ति कर पाएगा। इसलिए इंडिया को हेवनली डिपेंडेंट होना पड़ता है बाहर के देशों में, अरेबिया जैसे देशों में, और अरब के अंदर कतर भी आता है। तो 30% से ज्यादा जो इंडिया है वो वहां से ले रहा है। क्यों? और ये कब से इतना हुआ? जब से यूक्रेन की और रशिया की वॉर हुई थी 2021 के अंदर, तब से ये ज्यादा देखने को मिल रहा है। क्योंकि रशिया की और जब यूक्रेन की लड़ाई होती है तो वहां पे जो रशियन ऑयल आता था इंडिया के अंदर वो डिस्टर्ब हो गया था। ऑल्दो इंडिया को कुछ टाइम के लिए वो सस्ता भी पड़ा था बैरल, क्योंकि कोई और ले नहीं रहे थे, लेकिन फिर भी डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिल रही थी। उसके बाद इंडिया ने यहाँ से नेचुरल जो गैस है उसके ऊपर अपना रिश्ता जो है वो पूरी तरीके से ध्यान दिया। और अब क्योंकि हम लोग जानते हैं कि इंडिया खुद क्लाइमेट चेंज को ध्यान रखते हुए क्रूड ऑयल से, यानी कि जो पेट्रोलियम या ऐसे तेल होते हैं उनसे दूर हो रहा है, और उनके अलावा नेचुरल गैस के ऊपर ज्यादा फोकस कर रहा है। और इससे हमें आगे आने वाले टाइम में यह भी देखने को मिलेगा कि इंडिया का जो खपत है नेचुरल गैसेस की वो और ज्यादा बढ़ेगी। तो इसीलिए बिल्कुल गैस अच्छा, एक चीज और इंपॉर्टेंट है इसमें। वो क्या इंपॉर्टेंट है कि आपसे पूछ लिया जाए कि ठीक है कि फर्क क्या पड़ता है, क्रूड ऑयल ज्यादा महंगा पड़ता है या नेचुरल गैस महंगी पड़ती है? तो यहाँ पे अगर इंडिया नेचुरल गैस को ज्यादा बढ़ा देता है, यानी कि अपने कंजप्शन के अंदर, तो हमें इंडिया को ये भी फायदा होगा कि इंडिया के लिए नेचुरल गैस जो है वो चीप होती है, सस्ती मिलती है, ठीक है। लिक्विड से, यानी कि जो ऑयल वगैरह होता है उससे ये सस्ती मिलती है। और इंडिया की अभी डिपेंडेंसी जो है वो 50% से ज्यादा जो है वो अरेबियन जो लैंड्स है, अरेबियन जो ये पर्शियन गल्फ वाले कंट्रीज है उनके ऊपर है। इसीलिए इंडिया जो है इन चीजों पे काम कर रहा है कि कैसे वो उन लोगों को छुड़वा सके। और अभी नेक्स्ट आर्टिकल यहाँ पे देखिए, इसके अंदर भी यही सब दिया हुआ है, लेकिन थोड़ा सा अलग तरीके से। यहाँ पे बता रहे हैं कि यूएस अलाइज सिंपैथाइजर ऑफ द हमास, कतर्स यूनिक पोजीशन इन मिडल ईस्ट। तो ये बता रहे कि कैसे यूएसए के और कतर के रिलेशन ऐसे है कि हमास के साथ खड़ा हुआ है कतर, यानी कि वो हमास के साथ होते हुए भी यूएसए के साथ भी है। ऐसा कैसे हो रहा है? अलाई है उसका। तो यहाँ पे अब इंडिया का भी आप ये रिलेशन देख पाएंगे कि कैसे इंडिया का बेशक पॉलिटिकल टाइज भी ठीक है, ट्रेड हम लोगों का ठीक है, फ्रेंडली कंट्री है कतर हमारे लिए, लेकिन कतर ने अपनी एक और रिस्पेक्ट जो है वो बनाई हुई है, अपनी एक और इमेज बनाई हुई है कि वो मुस्लिम यानी कि जो इस्लामिक है वहां के रिजर्वेशन करेंगे, उनको बचाएंगे। इवन ये तक भी कतर के ऊपर इल्जाम लगा है कि हमास के जो टॉप लीडर है उनको कतर अपनी कंट्री के अंदर, दोहा के अंदर रखता है, ठीक है। ऐसे इल्जाम भी कतर के ऊपर लगे हुए हैं। और इन चीजों में जहां इंडिया ने पहले इजराइल का साथ दिया, और फिर जो 14 अक्टूबर आती है, 7 अक्टूबर को इंडिया बोलता है कि इजराइल ठीक है और हमास एक आतंकवादी, और फिर इंडिया जो 14 अक्टूबर तक जाते जाते पैलेस्टाइन के साथ ये बोलता है कि उन लोगों के जो सिविलियन है वहां के साथ गलत हो रहा है। तो इंडिया ने अपनी बैलेंस बनाए हुए है, वो इन चीजों से दूर है थोड़ा सा। लेकिन यूएस जो बिल्कुल मीडिएटर बना हुआ है, बीच में आया हुआ है और टोटली इजराइल के साथ खड़ा हुआ, उसने अपने जो सबसे पावरफुल शिप्स है उनको भी जो मेडिटेरियन सी है वहां पे बिल्कुल एक पोजीशन पे खड़ा किया हुआ है कि अगर कोई इजराइल के साथ फाइट करता है तो अभी तक आप लोगों को नहीं लगता कि ये जो वॉर है वो बहुत बड़ा हो सकता था। ये वॉर सिर्फ इजराइल और गाजा के बीच में ना रहते हुए सीरिया ने यहाँ पे बात की है, जॉर्डन में की है, सऊदी अरेबिया में की, मतलब कि बार बार वहां से हम लोगों को एक तरीके से अनरेस्ट देखने को मिल रहा है। उनकी बातों में हमें लग रहा है कि वो लोग खुश नहीं है जो भी हुआ है, और वो लोग बिल्कुल गाजा के साथ है। बिल्कुल ये चीज कंडेम्शन जो उन्होंने किया इजराइल का वो देखने को मिल रहा है, लेकिन वॉर नहीं हो रहा है क्योंकि कहीं ना कहीं यूएसए जैसी जो कंट्रीज हैं उन्होंने अपना सपोर्ट जो दिखाया वो चीज इस चीज को बाहर बढ़ने से रोक रही है। मिलिट्री
सेक्रेटरी वहां पे मेडिटेरियन सी के अंदर उनके इतने बड़े बड़े शिप्स हैं जिनके अंदर जो सबसे एडवांस टेक्नोलॉजीज है यूएसए के पास, वो वहां पे उन्होंने पोजीशन कर रखी है कि कोई भी अगर आएगा तो फिर उसको यूएसए से भी भिड़ना पड़ेगा या तो उन दोनों को आपस में लड़ने दो। तो इन स्थितियों के होते हुए भी जब यूएसए और कतर की जो रिलेशनशिप है वो इतना अच्छा है, वो कैसे हो पा रहा है, ये कारण यहाँ पे उत्तर जो जिनका नाम है अर्जुन सेन गुप्ता, वो हमें बताते हैं कि क्योंकि कतर हमेशा से एक मीडिएटर की तरह काम करता है। जैसे जो दो अभी जो उनको छोड़ा गया था हमास की तरफ से, जो बंदी उन्होंने बनाए हुए थे, उनमें से जो दो अमेरिकन थे, उनके बाद भी जो यूएसए के स्टेट के हम लोगों को जो स्टेट के जो वहां के सेक्रेटरी है जिनका नाम है एनाटॉन है, उन्होंने भी कतर को थैंक्स बोला था क्योंकि कतर हमेशा से यूएसए का साथ देता है। कतर ने जब पर्शियन गल्फ के अंदर वहां पे यूएसए के खिलाफ लड़ाइयां हो रही थी, तभी भी कतर ने जो है यूएसए की हेल्प की थी। और नेक्स्ट आर्टिकल पे अब हम आगे बढ़ते हैं। यहीं पे हमें देखने को मिलता है कि इन्फॉर्म कस्टमर व्हेन बैंक्स आस्क देयर क्रेडिट स्कोर व्हाट आरबीआई हैज टोल्ड क्रेडिट ब्यूरोज। तो ये आर्टिकल कैसे इंपॉर्टेंट हो जाता है, जीएस3 के लिए फॉर श्योर, इकोनॉमी के लिए आर्टिकल इंपॉर्टेंट हो जाता है, नई नई पॉलिसीज के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कैसे जो अभी के चेंजेस है कुछ आप लोग उनका नाम बताइए कि क्या है, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं मेंस में फॉर श्योर। तो उसी के लिए कि आरबीआई ने क्या बोला है, आरबीआई ने बोला है कि जो सीआईसीज होती हैं यानी कि क्रेडिट स्कोर की जो कंपनीज होती हैं जो कि होंगी क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी सीआईसीएस, उनको बोला है कि आप जब भी किसी भी कस्टमर का आप लोगों को अगर क्रेडिट की जो हिस्ट्री है उसको किसी भी बैंक से या नॉन बैंकिंग जो फाइनेंशियल कंपनीज होती है उनके साथ अगर आप शेयर करेंगे तो आपको पहले जो कस्टमर है उसके पास थ्रू एसएमएस या ईमेल के साथ आप लोगों को उनको इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी। ऐसा आरबीआई की जो गाइडलाइंस है उनका अभी बोलना है। और पहली बात तो क्रेडिट स्कोर एक्चुअली में होता क्या है, देखिए मोस्ट ऑफ यू मस्ट बी अवेयर अबाउट दिस, और किसी को नहीं भी पता हुआ तो जिनको नहीं पता है वो चिंता ना करें। क्रेडिट स्कोर होता है कि आपके ऊपर कितना भरोसा किया जा सकता है। आपने पहले कभी लोन लिया होगा मान लीजिए, फिर आपने उस लोन को टाइम के अकॉर्डिंग दिया है नहीं दिया है, कभी लेट हो, तो उसी अकॉर्डिंग आपके क्रेडिट स्कोर दिए जाते हैं जो कि ऑलमोस्ट 300 से 850 के बीच में होता है। और मोस्टली जो 700 क्रेडिट स्कोर है उसको अच्छा मान लिया जाता है कि अगर आपका 700 प्लस क्रेडिट स्कोर है दैट मीन्स कि ठीक है अभी आपको लोन बिना किसी प्रॉब्लम के अट्रैक्टिव रेट्स के ऊपर बार बार मिल जाएगा। लेकिन अगर आपका लोन इससे यानी कि क्रेडिट स्कोर इससे कम है तो बैंक वाले आपके क्रेडिट स्कोर हिस्ट्री को देखेंगे और उसके बाद वो आपको लोन प्रोवाइड या जो भी आपको चाहिए होगा, क्रेडिट कार्ड बनवाना होगा, तो वो आपको नहीं मिलेगा। ऐसा ये क्रेडिट स्कोर होता है, इसी पे डिपेंडेंट होते हैं। और बैंक्स वगैरह जो है वो अपनी जो इन्फॉर्मेशन होती है लोन्स देने की उनको देते हैं इन सीआईसीज को, इन कंपनीज को। ये आपके क्रेडिट स्कोर को, ये आपकी बैंक इन्फॉर्मेशन को, या आपने कब वापस दिया, इन सब को एक साथ इनका काम ही है कि ये खुद के पास रखें और प्रोसेस करके फिर ये सभी को देते रहे दूसरे बैंक्स को। क्योंकि एक बैंक ने अगर कुछ किया हुआ है तो क्रेडिट स्कोर तो मतलब टोटल होता है ना आपका, इस देश के अंदर कितने भी बैंक है, किसी भी बैंक के अंदर आपका मान लीजिए कोई अकाउंट मान लीजिए एसबीआई के अंदर है, ठीक है, एसबीआई से आपने लोन लिया और वहां पे आपने पे नहीं किया, अब आपने दोबारा चले गए आप पीएनबी के पास, पीएनबी को तो ये इन्फॉर्मेशन नहीं है कि आपने एसबीआई से लोन लिया था या नहीं लिया था। और मान लीजिए कि कोई और ब्रांच है तमिलनाडु वगैरह की, और कितना मुश्किल हो जाता है यहाँ पे इन लोगों के लिए ये सर्च कर पाना कि इस इंसान को देना चाहिए या नहीं चाहिए, लेंदी बना देता प्रोसेस को। इसीलिए अब आपका यहाँ पे भी अगर मान लीजिए एसबीआई में भी कोई अकाउंट है, आपने यहाँ से लोन लिया और पीएनबी आपको लोन देना चाहता है, तो वो क्या करेगा, डायरेक्ट जाएगा सीआईसी के पास, मतलब जाना भी क्या उनसे, इन लोगों का कांटेक्ट वैसे ही होता है, वो आपकी डिटेल्स भेजेंगे यहाँ पे, और डिटेल्स भेजने के बाद सीआईसी जो है वो आपके क्रेडिट की जो हिस्ट्री है या स्कोर है उसको आराम से उनके साथ शेयर कर देगा, नॉट हिस्ट्री, स्कोर को शेयर कर देगा। फिर उस बुनियाद पे जब पीएनबी को लगेगा कि ठीक है ये इंसान ठीक है या नहीं है, वो उस हिसाब से आपको लोन जो है पास करके दे देंगे। ये पूरा का पूरा प्रोसेस होता है। और इसीलिए आरबीआई ने बोला है कि अगर आप जब भी ये पूरा प्रोसेस निभाएंगे ना, बस एक छोटा सा काम और कर दीजिए इसके बीच में, आप जाके कस्टमर के पास एक एसएमएस और भेज दीजिए। आप वैसे भी दे ही रहे हो, मतलब बैंक्स को भेज रहे हो, तो कस्टमर को भी भेज दीजिए कि इस बैंक ने आपका पीएनबी जो है वो आपको क्रेडिट स्कोर मांग रहे थे और हमने आज के टाइम पे उनको दे दिया। ऐसा नहीं है कि आपको कंसेंट लेना होगा कि ठीक है कस्टमर बोलेगा दो तो दो, नहीं, आपको जस्ट इन्फॉर्म करना है। तो ये आरबीआई की जो है स्टेटमेंट आई है। और नेक्स्ट हम देखते हैं
इकोनॉमी से अगेन जीएस पेपर 3 के लिए इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। तो टाटा आर्म्स टू बी फर्स्ट इंडियन कंपनी टू मेक आईफोन। टाटा ने इलेक्ट्रॉनिक्स जो है एक विस्ट्रॉन की जो यूनिट थी, विस्ट्रॉन्स यूनिट जो कि कर्नाटका के अंदर है, उसको खरीद लिया है $125 मिलियन के हिसाब से। और अगर मैं आपको रफली इसका इंडियन रुपए में कन्वर्ट करके बताऊं तो आप मान लीजिए कि ये 10 बिलियन और 45 मिलियन से ज्यादा आपको इंडियन रुपए के अंदर देखने को मिलेगा, यानी कि 1000 करोड़ 1450 करोड़ समथिंग 1400 करोड़ के हिसाब से आपको देखने को मिलेगा कि इतने पैसों में टाटा ने पहली जो यूनिट है आईफोन की, जो इंडिया के अंदर फिलहाल 3 यूनिट्स काम कर रही है, ठीक है। उनमें से एक यूनिट है जो कि ताइवान बेस्ड है और इसका नाम है विंस्ट्रॉन। इसको पूरा का पूरा 100% इसके जो स्टेक्स है वो टाटा ने खरीद लिए, डील फाइनल हो गई है। फायदा क्या है इससे? टेलीकॉम की जो मिनिस्ट्री है उनका कहना है कि जो भी ग्रोथ हो रही है ग्लोबल इंडियन इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनीज की या इलेक्ट्रॉनिक जो ब्रांड्स हैं उनके लिए इंडिया की जो मिनिस्ट्री है वो बिल्कुल साथ में खड़ी है। वैसे भी जो एप्पल है वो चाइना से बाहर निकलना चाहता है और जब यानी कि उसको सपोर्ट मिलेगा इतना ज्यादा एक कंट्री के अंदर तो फिर वो इंडिया की मार्केट बहुत बड़ी है तो वो बिल्कुल यहाँ पे आना चाहेगा, क्योंकि वेरी रेपुटेटेड पर्सन टाटा, रतन टाटा जी जो है इतनी रेपुटेटेड फर्म है, मतलब टाटा फर्म इतनी ज्यादा अच्छी रेपुटेशन रखती है, तो उनके सपोर्ट के साथ और ज्यादा हमें यहाँ पे इंडिया के अंदर ऐसी अट्रैक्टिव इन्वेस्टमेंट देखने को मिलेंगी अदर कंपनीज के अंदर। जैसे पिक्सल की इन्वेस्टमेंट अभी कुछ दिनों पहले आई है कि गूगल के जो सीईओ हैं सुंदर पिचाई, उन्होंने इस चीज को हाँ भर दी है कि इंडिया के अंदर जो गूगल का फोन है वो इंडिया के अंदर ही मैन्युफैक्चर होगा, यानी इंडिया के अंदर ही बनेगा। पहले क्या होता था, फोन आपने बनाया अमेरिका में, फिर आपने एक्साइज ड्यूटी दी, फिर उसके ऊपर आपने टैक्स दिया, बहुत सारी चीजें देने के बाद 4% आप अलग से दे रहे हो कि हेल्प वगैरह के लिए, मतलब वो लगाया होता है अलग अलग गवर्नमेंट ने। जो चीज आपको यहाँ पे मिल सकती थी 80 रुपए में, मतलब एज एन एग्जाम्पल कोई छोटी चीज है, एक सुई लगा लीजिए, ठीक है, वो आप आके यहाँ पे इतना सारा टैक्स देने के बाद हो जाती है 110 की। फिर यहाँ पे कुछ जीएसटी जब गवर्नमेंट उन चीजों पे लगाती है 18% समथिंग, और वो आपको ऑलमोस्ट पड़ जाती है 120 रुपए तक की, ठीक है, इससे भी ज्यादा आपको वो पड़ेगी। तो इतनी महंगाई से अगर आप जो कस्टमर को बचाना है तो यहाँ पे फिर इंडिया को बहुत ज्यादा पैसा भेजना पड़ता था कि अभी ठीक है आप लोग यहाँ पे दीजिए और हम आपको देंगे डॉलर में, या फिर डॉलर में होती है हमेशा इन्वेस्टमेंट। अब आरबीआई ने एक अलग काम किया है कि इंडियन रुपी के साथ भी सेटलमेंट्स होती है, लेकिन तो ये देना पड़ता था। लेकिन अगर इंडिया के अंदर मैन्युफैक्चरिंग होगी तो इसमें क्या होगा कि कंपनीज क्या करेंगी, रॉ मटेरियल सिर्फ लेके आएंगे और रॉ मटेरियल का खर्चा जो हमें पूरे के पूरे प्रोडक्शन पे देना पड़ता था वो कम आएगा। आप कंपनीज यहीं पे कस्टमर को 80 रुपए में बनाएंगे और 80 रुपए में कस्टमर को दे देंगे, एक तो इससे प्राइस कम होंगे, दूसरी चीज प्राइस कम होंगे तो क्या होगा, बायर बढ़ेंगे। तीसरी चीज जो इंडियन गवर्नमेंट को बाहर लेना पड़ता था पैसा अपने इंडिया से निकाल कर, वो अब इंडिया के इंडिया में रह जाएगा, क्योंकि ये कम जाएगा ना, सीधी सी बात है। कुछ कोई चीज सस्ती होगी 80 की होगी जाएगी तो ये कंपनी के पास ही की कि पैसे कंपनी के पास आ रहे हैं, इंडियन गवर्नमेंट के पास नहीं आ रहे हैं। लेकिन स्टिल आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो कॉस्ट इंडियन गवर्नमेंट को देनी पड़ती थी वो कम हो जाएगी, एंड जो कंपनीज वगैरह आएंगी तो नॉर्मल सी बात है कि इंडिया का जो रेपुटेशन है वो बढ़ेगी मार्केट में, और इंडिया के जो ट्रेड रिलेशन है वो भी बढ़ेंगे। इंडिया एक अमर्जिंग कंट्री बन रहा है। हमें पता है कि 2030 तक ये वर्ल्ड बैंक का बोलना है कि इंडिया जो है जापान की इकोनॉमी को क्रॉस कर लेगा, ठीक है, और उसके बाद सिर्फ इंडिया आ जाएगा 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी के नंबर पे, क्योंकि इसके ऊपर कौन कौन रह जाएंगे, यूएसए रह जाएगा, उसके बाद चाइना रह जाएगा, उसके बाद हमें देखने को मिलता है जर्मनी रह जाएगा। ये 3 कंट्री जो है ये रह जाएंगे और इंडिया आ जाएगा 4th कंट्री के ऊपर, 4th नंबर के ऊपर। अभी इंडिया 5th नंबर पे आता है क्योंकि जापान जर्मनी से नीचे आते हैं, 4th पोजीशन पे है। तो ये सब कुछ है यहाँ पे, इन दोनों आर्टिकल्स का हम देख चुके हैं। नेक्स्ट आर्टिकल यहाँ पे है कि पीएम कॉल्स फॉर ग्रेटर सेल्फ रिलायंस इन साइबर सिक्योरिटी हार्डवेयर सॉफ्टवेयर। यहाँ पे हमारे जो प्राइम मिनिस्टर वो बोलते हैं कि देखिए 2-3 दिन पहले एक केस हुआ था, उस केस में ये बात निकल के आई थी कि जो फोन्स वगैरह, मतलब इंडिया जो लैपटॉप फोन्स ये सब कुछ इंपोर्ट करता है अलग अलग कंट्रीज से, खासकर लैपटॉप, उस चीजों पे लगाने वाला था बैन, ठीक है, उनको कम करने वाला था। लेकिन ये बात क्या कि बहुत सारी कंट्रीज WTO के पास चली गई, वर्ल्ड जो ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, और वहां पे जाके उन्होंने सवाल उठा दिया कि ये क्या कर रहे हैं, तो अनजस्ट कर रहे हैं, ये तो हमारे जो ट्रेड के हक मिले हुए हमें करने को उनको दबा रहे हैं। उसमें पीएम बोलते हैं कि हम आपके ट्रेड की वजह से आपको, हम ट्रेड डेफिशिएंट में जा रहे हैं इसलिए इसको खत्म नहीं कर रहे हैं, हम इसको कम कर रहे हैं क्योंकि हमें है सिक्योरिटी थ्रेट,
ठीक है, कि बहुत सारे हमारे जो लैपटॉप्स होते हैं डिजिटल जो वो अभी इमर्जिंग मार्केट बन रही है, उसके अंदर हमारा बहुत सारा प्रोसेस हमारी एनिमी कंट्री के साथ आ रहा है, जिसके साथ हमारे रिलेशन अच्छे नहीं। दो तरीके की कंट्रीज होते हैं, फ्रेंडली होती है और काइंड ऑफ हॉस्टाइल कंट्रीज होती है, ठीक है। तो पाकिस्तान, म्यांमार, ये सब जो है, चाइना, ये सब हमारे बहुत अच्छे रिश्ते तो नहीं है, हाँ ट्रेड के रिश्ते ज्यादा हैं, लेकिन उस चीज के ऊपर भी अभी बात हो रही है, और इंडिया क्योंकि डेफिशिएंट में था। तो कह रहे हैं कि सिक्योरिटी हमें प्रॉब्लम है, इसीलिए हम इंडिजीनियसली खुद अपने देश के अंदर रहते हुए अपनी जो लैपटॉप्स वगैरह है, क्योंकि इमर्जिंग मार्केट है इंडिया में, सभी स्टूडेंट्स वगैरह जो है उनको लैपटॉप चाहिए होता है, तो उनके लिए बनाएंगे और फिर इंडिया के अंदर ही उनको बेचेंगे, हमें नहीं चाहिए बाहर से कुछ भी। और यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर बोलते हैं कि आप लोग साइबर सिक्योरिटी का ध्यान दीजिए, चाहे वो हार्डवेयर पे हो या सॉफ्टवेयर पे हो, कि आप जो सॉफ्टवेयर भी इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि इंडिया जो है, जैसे कि क्रोम है, ये इंडिया का नहीं है। फिर इंडिया ने हाल ही में एक जो है इंडिजिनस सॉफ्टवेयर बनाया था, ब्राउजर बनाया था, और ऐसे ही जो सिरी है वो इंडिया का नहीं है, चाइना की एंड्रॉइड, अलग अलग चीजें अलग अलग वहां से है। तो उन लोगों तक हमारी खुद की सारी पर्सनल डिटेल्स हो जाती है, चली जाती है, हिस्ट्री होती है। तो इसीलिए इंडिया को इन सारी चीजों में क्या है, सेल्फ रिलायंस बनना पड़ेगा। नेक्स्ट आर्टिकल जो है एडिटोरियल पेज से आप देख पा रहे हैं कि रेमेडी वर्स देन मेलाइस, ट्रेसिंग ओरिजिन ऑफ व्हाट्सएप मैसेजेस इज इम्प्रैक्टिकल, विल अंडरमाइन प्राइवेसी। बिल्कुल ये सवाल आ सकता है इंटरनल सिक्योरिटी वाले पेपर के अंदर, यानी कि जीएस पेपर जो आपका 2 है उसके अंदर बिल्कुल ये सवाल आ सकता है। जीएस पेपर जो 3 है उसके अंदर आपका ये सवाल आ सकता है, जिसमें वो पूछ सकते हैं कि सिक्योरिटी के ऊपर क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, और जीएस पेपर 2 के अंदर भी ये सवाल आपके अंदर आ सकता है कि गवर्नेंस में क्या इश्यूज है जब वो आपकी प्राइवेसी को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, इनक्रोच कर रहे हैं। तो इन सब के ऊपर ये हमारा 3 पेपर्स के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो दैट इज व्हाई दिस आर्टिकल वी आर कवरिंग टुडे। तो ये लिखती है समृति परशिरा, जो है इनका नाम है। समृति जी जो है वो एक लॉयर रह चुकी है, ठीक है, और वो जो पॉलिसी रिसर्चर है वहां पे भी ये टेक्नोलॉजी के अंदर काम कर चुकी है। पॉलिसी क्या होता है, पॉलिसी हमें पता ही होता है कि गवर्नमेंट बहुत सारी पॉलिसीज लेके आती है, उनके ऊपर जब ये एनालिस्ट एक तरीके से कि उनको एनालाइज करती है, तो इसीलिए इनके व्यूज जो है वो हम लोगों के लिए थोड़े ठीक हो जाते हैं कि इनके व्यूज में जब ये बात करेंगे तो फैक्ट्स के आधार पर करेंगे और हम उस पर यकीन जो है वो कर सकते हैं। तो यहाँ पे बताती है कि कुछ दिनों पहले ही जो हमारा इंफॉर्मेशन आईटी जो एक्ट है 2021 का, उसके अकॉर्डिंग उसका जो रूल नंबर 4 है और उसका सब क्लोज 2 है, उसके अंदर गवर्नमेंट ने ये बोला है व्हाट्सएप जैसी और जो और सोशल मीडिया की जो भी इंसान आपका ओरिजिन करेगा, यानी कि जन्म देगा किसी एसएमएस को, किसी मैसेज को, नॉट एसएमएस, किसी मैसेज को, उसकी इंफॉर्मेशन आप लोग हमें दीजिएगा जब भी हमें जरूरत होगी। कब आया था, त्रिपुरा के अंदर एक केस हुआ था, वहां के प्राइम मिनिस्टर का एक फेक रेजिग्नेशन लेटर बना दिया गया था और उसको स्प्रेड कर दिया गया था। बात पहुंची त्रिपुरा के हाई कोर्ट के अंदर, हाई कोर्ट ने मांगा व्हाट्सएप से कि जिसने भी ये काम किया है आप उसकी इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करिए। व्हाट्सएप ने अपनी दलीलें दी कि ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि हम क्या है एंड टू एंड इंस्क्रिप्शंस रखते हैं, ठीक है, एंड टू एंड इंस्क्रिप्शंस होते हैं, यानी कि खुद कंपनी भी, आप जो 2 इंसान बात कर रहे हैं आपस में, उनकी कंपनी तक उनको स्टोर नहीं कर सकती, इंफॉर्मेशन नहीं रख सकते, कोई भी नहीं रख सकता, ना गवर्नमेंट, तो हम आपको प्रोवाइड कैसे करें। उसी के बाद सेंटर जो आईटी रूल्स के अकॉर्डिंग बोलता है कि अब आप लोगों को ये चेंज लाना पड़ेगा, क्योंकि पॉलिटिशियंस के खिलाफ ये चीजें बहुत ज्यादा फैलाई जा रही है और इसीलिए डीप फेक झूठी जो वीडियोस बन जाती हैं। आज की डिजिटल मार्केट के अंदर बहुत सारी ये प्रॉब्लम्स है, ठीक है, फेक न्यूज की प्रॉब्लम्स है, जैसे कि ये भी एक फेक न्यूज थी कि वहां के सीएम ने रेजिग्नेशन दे दिया। तो इन सब मुद्दों के ऊपर ये कानून, ये जो स्टेटमेंट है देती है, लेकिन जो व्हाट्सएप जो है और जो सोशल एंटिटीज है वो लोग इसके खिलाफ कर देते हैं। सुप्रीम कोर्ट के अंदर केस और अभी कोर्ट्स के व्यूज में चल रहा है, इसके ऊपर क्या आएगा वो हम देखेंगे, लेकिन अभी हमने इसका कुछ पॉइंट्स देख लिया कि ये जरूरी क्यों है, हमारी सिक्योरिटी के लिए जरूरी है, राइट। यहाँ पे ऑथर हमें दिखाने वाली है इसका सेकंड व्यू। सेकंड व्यू क्या है कि ये क्यों जरूरी नहीं है या क्यों गलत है,
ऑथर बताते हैं कि सबसे पहले तो ये गलत हो जाता है, क्योंकि जो हम देखते हैं कि इंटरप्रिटेशन के ऊपर डिपेंड हो जाता है गवर्नमेंट के और कोर्ट्स की। जैसे कि अगर मान लीजिए न्यूज अगर हम अभी तक देखें कि ठीक है इसको बनाया क्यों जा रहा है, तो रेशनल लग रहा है कि ठीक है, मतलब जरूरत है, हमें सिक्योरिटी के लिए जरूरत है, इंटरनल सिक्योरिटी के लिए, तो ठीक है, इसमें प्रॉब्लम क्या है। लेकिन प्रॉब्लम इसमें आती है इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर, ठीक है, कि आप इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे उसको, वहां पे जाके यहाँ पे प्रॉब्लम आती है। ये ऑथर एग्जांपल देती है कि कैसे जो आईपीसी यानी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड था, जो कि 1971 के अंदर आया था, उसके अंदर जो सेक्शन 144 है, सीपीआरसी होता है, जो सेक्शन 1 सीआरपीसी होता है, जो सेक्शन 144 है वहां का सीआरपीसी सेक्शन 144, उसके अकॉर्डिंग दिल्ली गवर्नमेंट ने कितना सारा यहाँ पे रोक लगाई हुई है। जैसे कि दिल्ली की जो गवर्नमेंट है उन्होंने ड्रोन्स को उड़ाने के लिए रोक लगा दी है कि आप नहीं उड़ा सकते किसी किसी जगह पे। फिर जो काइट्स है यानी कि पतंगे लोग उड़ाते हैं, उसके अंदर उन्होंने मेटल का इस्तेमाल करने पे इसका इस्तेमाल किया है, क्रिमिनल का, कि आप क्राइम माना जाएगा आप इसको करेंगे तो। एंड सबसे बड़ी बात कि आप सिनेमा घर वगैरह में टिफिन बॉक्स वगैरह को लेकर नहीं जा सकते हैं, ठीक है, जब आप मूवीज वगैरह, तो देखिए कि किसी चीज को बनाया किस चीज के लिए जाता है और फिर जो उसकी इंटरप्रिटेशन की जाती है वो कोर्ट्स और गवर्नमेंट खुद अपने हिसाब से कर लेती है, कुछ भी उसको बना देती है। तो यहाँ पे क्वेश्चन जो है वो ऑथर के अकॉर्डिंग उठता है कि कौन देगा इसकी जिम्मेवारी, कि कब देना है, क्या देना है। ऐसे तो गवर्नमेंट मांग लेगी किसी भी टाइम, तो वो एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन जो है वो इंसानों की प्राइवेसी के साथ यहाँ पे बन जाती है। सेकंड, इसके ऊपर फिर ऑथर बताते हैं कि फर्स्ट ओरिजिनेटर में भी अगेन प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि उसकी डेफिनेशन ठीक से नहीं है। मान लीजिए आपके पास एक मैसेज आया, ठीक है, मैसेज आया, अब आपने उसको फॉरवर्ड ना करते हुए, फॉरवर्ड नहीं किया आपने उसको क्या किया, आपने कॉपी कर लिया और कॉपी करके पेस्ट कर दिया। तो अब आप हुए फर्स्ट ओरिजिनेटर, क्योंकि आपने उसको ओरिजिन दिया है, आपने उसका जन्म किया। अब उनको तो नहीं पता कि आपने इसको फॉरवर्ड किया नहीं किया है। यहाँ पे फिर से क्वेश्चन उठ जाता है कि अब इस चीज से कैसे जो है गवर्नमेंट वो टैंगल करेगी, क्या इन लोगों के ऊपर भी केस होगा, क्या इन लोगों को भी पकड़ा जाएगा। तो ये अगेन एक प्रॉब्लमेटिक स्थिति को जन्म दे देता है। इससे अलावा थर्ड जो बताई जाती है वो बताते हैं कि कैसे इट्स वेरी इजी, कोई भी यूजर, सबसे बड़ी प्रॉब्लम आज के टाइम पे हमें खुद पता है कि आज के टाइम पे क्राइम जो है वो कम हो रहे हैं कुछ केसेस में, जैसे चोरी वगैरह के क्राइम्स कम हो गए हैं, या जो ट्रेडिशनल क्राइम्स होते थे ना वो क्राइम्स आजकल देखने को नहीं मिलते, मार पिटाई वगैरह। आज के क्राइम है डिजिटल क्राइम, जिसके अंदर सबसे बड़ा जो क्राइम है वो है आइडेंटिटी थीफ का। आपकी आईडी को चुरा लिया जाता है लोगों के द्वारा, ठीक है, आपको पता भी नहीं होगा आपकी आईडी चोरी हो जाती है, यानी कि आप एज अ पर्सन कौन है उसके लिए जरूरी नहीं है कि आपकी आधार कार्ड की इंफॉर्मेशन उनके पास हो, ऐसा कुछ नहीं, वो जस्ट आपको किसी तरीके से खुद को आप बना कि किसी भी सोशल मीडिया पे ऐसा प्रिटेंड कर सकते हैं। तो इसी तरीके से मान लीजिए कि कोई इंसान किसी दूसरे इंसान के नंबर पे अपने आप व्हाट्सएप बना लेता है और आईडी को जो है फेक करता है और फिर उसके आधार पे वो मैसेज वगैरह को ओरिजिनेट करता है। अगेन इस चीज को पता लगाना बहुत मुश्किल हो जाएगा और ये कुछ प्रॉब्लम्स जो है वो यहाँ पे बताई जाती है। इनके सॉल्यूशन के ऊपर अभी तक गवर्नमेंट की तरफ से कुछ बात आई नहीं है, शायद सोचा ना हो, और आगे हम देखेंगे जब इस आर्टिकल पे कुछ आगे जो है न्यूज के ऊपर कुछ आगे जो सुप्रीम कोर्ट जो है वो बयान देते हैं, फिर उसके ऊपर डिस्कशन होगा। नेक्स्ट इज diplomacy to the rescue. Delhi needs to move definitely in aftermath of 8 Indians being sentenced to death in Qatar. यहाँ पे ये एडिटोरियल जो है वो लिखा जाता है विवेक कतजू के द्वारा। ये खुद एक इंडिया के डिप्लोमेट्स रह चुके हैं और इसीलिए हम इस चीज को इंपॉर्टेंटली समझ सकते हैं। आर्टिकल फिर से बार बार बताने की जरूरत है नहीं, GS 3 से रिलेटेड है, इंटरनल रिलेशन से रिलेटेड है, इंडिया और किसके, कतर के, ठीक है, इंडिया और कतर के रिश्तों से रिलेटेड है। और ऐसे ही मेंस के अंदर आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। वो ऐसा नहीं बताएंगे कि उनकी हिस्ट्री क्या है रिश्तों की, वो आपसे किसी केस का नाम लेंगे, फिर कहेंगे कि रिसेंटली इंडिया की और कतर की जो एक केस के अकॉर्डिंग ऐसा ऐसा, मतलब केस का नाम भी नहीं बोलेंगे, बस रिसेंटली बोलेंगे और फिर आपको खुद एग्जाम्पल देना पड़ेगा कि एक ऐसा भी हुआ था, पॉलिटिकली वहां की ऐसे भी हो रहा है, ठीक है। तो इसीलिए न्यूज़पेपर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे पूरी यूपीएससी की जर्नी के अंदर। तो चलिए इस आर्टिकल को समझते हैं।
केस क्या है वो हम लोग ऑलरेडी जानते ही हैं। यहाँ पे विवेक कच्चू जी बोलते हैं कि अभी जो एक्सटर्नल मिनिस्टर है और अभी जो हमारे मोदी जी हैं, उनका काम है कि वो बिल्कुल वहां पे जाके उन लोगों की हेल्प करे जो एक पीपल है उनको बताए। फिर यहाँ पे कुछ लोगों को क्रिटिसाइज करते हैं, ऑथर बताते हैं कि कैसे इंडियन एक्सप्रेस में कुछ जो कल का न्यूज़पेपर था उसके अंदर कुछ लोगों ने यानी सोर्सेस का नाम दिया हुआ था और उन्होंने कुछ बातें बोली थी। जैसे पहले उन्होंने बोली कि कोई भी कंट्री के इंटरनल मैटर में आप लोग ऐसे हिस्सेदारी नहीं ले सकते हो, आप लोग उनको छुपा नहीं सकते हो। लेकिन ये पार्शली ट्रू है, यानी कि आधा अधूरा सच ही है। जब आप बात करते हो कि ठीक है अंडर ट्रायल अगर कुछ चल रहा है केस वगैरह तो आप वहां पे नहीं जा सकते, और ऐसे बहुत सारी कंट्रीज हैं जिन्होंने हमारे जो इंडिया के ऑफिसर्स हैं उनको कन्विक्ट किया है, उनको डेथ सेंटेंसेस दिए हैं। इनमें से एक तो पाकिस्तान भी आता है जिसमें से वेरी फेमस केस आप लोगों को याद हो तो कुलभूषण केस आप देखिए, उनको वो खुद एक नेवी के ऑफिसर से, कुलभूषण जाधव उनका नाम था, नेवल ऑफिसर से, और उनको अभी भी पाकिस्तान के अंदर जो है डेथ सेंटेंस दी हुई है। ठीक है, अभी तक ये चल रहा है। तो ये आप समझिए इस बात को कि कैसे बहुत सारी कंट्रीज जो है उनमें अलग अलग हमारे पहले भी ऐसा देखने को मिला है। लेकिन यहाँ पे कतर के साथ थोड़े से हम लोगों के ये केस जो है वो डिफरेंट हो जाता है, क्योंकि कतर के साथ हम लोगों के जो रिश्ते हैं वो फ्रेंडली हैं। मैं पहले भी आप लोगों को बता चुकी हूँ कि कतर के और इंडिया के रिश्ते फ्रेंडली हैं बिकॉज ऑफ ट्रेड की वजह से। पॉलिटिकल में भी यहाँ पे ऑथर बताते हैं कि कैसे 2015 के अंदर हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं मोदी जी वो कतर के अंदर गए थे, और 2016 के अंदर जो कतर के अमीर है, वहां पे अमीर बोला जाता है एज ऑफिशियल जो हेड होता है, उनको वो अमीर है वो भी इंडिया के अंदर आए थे। ठीक है, तो ये चीज भी देखने को मिलती है। तो पॉलिटिकल रिश्ते भी कहीं ना कहीं ठीक है, इंडिया के और कतर के अच्छे रिश्ते थे, लेकिन डिफरेंस आ जाता है इजराइल और अब इस वॉर की पोजीशन के ऊपर। अब यहाँ पे क्वेश्चन उठता है कि क्योंकि इंडिया जो है वो बिल्कुल भी मतलब कि पैलेस्टाइन के सपोर्ट में ऐसे हार्डली नहीं खड़ा है जैसे कि कतर खड़ा है, वो लोग इजराइल के सपोर्ट में ज्यादा दिखने को मिल पा रहे हैं हमें इंडिया की पोजीशन, जो कि कहीं ना प्रो है ना अगेंस्ट है, बीच में खड़ा हुआ है। वो लोग यहाँ पे भी साथ दे रहे हैं, यहाँ पे भी बोल रहे हैं और कह रहे हैं कि दोनों को मिल बांट के अपना काम कर लेना चाहिए, मगर इंटरफेरेंस ज्यादा दिखाई नहीं दे रही है। यहाँ पे कतर की पोजीशन हमें स्ट्रॉन्ग देखनी पड़ती है। एक और एग्जांपल आता है कि कैसे एक और पहले भी कतर ने कंडेम किया था, निंदा की थी किस चीज की, जब नुपुर शर्मा की जो स्टेटमेंट आई थी इस्लाम के ऊपर, जो मुस्लिम पीपल जो है उनके ऊपर जो स्टेटमेंट निकल के आई थी, उस टाइम पे भी कतर ऐसी पहली कंट्री बन गया था जिसने बिल्कुल ऑफिशियली इस बात की निंदा करते हुए इंडिया को ये बताया था कि बहुत गलत है कि आपके ऑफिशियल पीपल ऐसी बातें कर रही है। तो उस केस के ऊपर भी कतर के कहीं ना कहीं हम रिश्तों में थोड़ा सा तनाव देख पा रहे हैं। यहाँ पे फिर से हमारे जो ऑथर है वो बताते हैं कि अभी देखिए अल्टीमेटली जो लगाया गया है ना, यानी कि केस जो और लोग पे लगाया वो लगाया है एस्पेनाइज का। ठीक है, एसपीओ नेज का। इसमें क्या होता है कि आप लोग क्या कर रहे हो, स्पाइंग कर रहे हो, यानी कि हिंदी में बोले तो नजर रख रहे हैं, और किसके लिए कर रहे हैं, इजराइल के लिए कर रहे हैं। ये चीज इसको और भी ज्यादा मुश्किल बना देती है। ऐसा इल्जाम वहां के कोर्ट का, हालांकि ये बिल्कुल जरूरी नहीं है, क्योंकि वहां पे देखिए उन लोगों के पास ये पावर है कि वो हम लोगों को कितनी इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं। ठीक है, इंफॉर्मेशन वो कितनी बताएंगे, तो ऐसा नहीं है कि हम लोग उनके बिल्कुल ऐसा पूछ सकते हैं बहुत सारी चीजें। उन्होंने ऐसा स्टेटमेंट दिया है, कतर की तरफ से ये बात निकल के आई है, तो क्योंकि अभी मिडल ईस्ट की जो सिचुएशन है वो वैसे ही बहुत खराब है, वैसे ही कतर जो है बहुत ज्यादा सिंपैथेटिक है पैलेस्टाइन के ऊपर, गाजा के ऊपर, और अब अगर इजराइल के लिए इंडिया के जो लोग हैं वो स्पाइस कर रहे हैं तो यहाँ पे फिर से प्रॉब्लम उठ जाती है। फिर से ये चीज इंडिया के उन लोगों की मतलब कि परमिशन के लिए, उनको इंडिया को जो बचाना चाहता है उस चीज के लिए कहीं ना कहीं मुश्किल बना देती है उस प्रोसेस को। और नेक्स्ट हम इसके ऊपर आगे क्या क्या डेवलपमेंट होंगे वो आगे आने वाली न्यूज में देखेंगे। ओके, नेक्स्ट आर्टिकल इज चैलेंजेस एंड सॉल्यूशन टू उत्तराखंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एनवायरनमेंट के ऊपर आ सकता है। लगातार हम 2 साल से देख रहे हैं कि कैसे सभी नेशंस के ऊपर क्लाइमेट चेंज के ऊपर बात हो रही है, और अभी एक केस आया था जोशीमठ केस, जहां पे वहां के जो
इंफ्रास्ट्रक्चर था वहां पे बहुत सारे क्रैक्स देखने को मिले थे, यानी कि लैंडस्लाइड वहां पे होने वाली थी। फिर 2023 के अंदर ही फरवरी के अंदर एक और केस में देखा जाता है कि मसूरी जो है वहां पे भी जोशीमठ जैसे सिचुएशंस हो गई है। इन्हीं सब चीजों को लिखने में बिल्कुल आपका एक मेंस का आंसर यहाँ पे तैयार हो जाएगा। जीएस पेपर 3 के लिए एनवायरमेंट वहीं पे आता है। तो देख लीजिए कि पहली बात तो प्रॉब्लम्स क्या है। पहली बात प्रॉब्लम होता है उत्तराखंड का टेरेन। यहाँ पे देखिए आपको दिखाई दे ही रहा होगा यहाँ पे कि कैसे ये जो टेरेन है, कहीं पे यहाँ पे पहाड़ है, पहाड़ों के ऊपर ये घर बने हुए हैं, फॉरेस्ट एरिया है, हिली एरिया है। ये सब क्या दिखाते हैं कि टेरेन जो है, वहां की ज्योग्राफी जो है वो बहुत ही डिफिकल्ट है, हार्श है, यानी कि लोगों को मेहनत ज्यादा करनी पड़ती है, ज्यादा अप्रोप्रिएट नहीं है। हम लोग जो मोस्ट ऑफ द पीपल है जो मैदानी एरिया में रहते हैं, प्लेन्स में रहते हैं, गंगा के यमुना के प्लेन्स के अंदर, उन लोगों की लाइफ इतना ज्यादा हार्ड नहीं होती है। लेकिन यहाँ पे पीपल्स की वैसे ही लाइफ हार्ड है लोगों की। और यहाँ पे फिर एक तो डिफिकल्ट ट्रेन है, ठीक है, डिफिकल्ट ट्रेन। दूसरी चीज यहाँ पे क्या है प्रॉब्लम, ज्योग्राफिकली फ्रेजाइल इकोसिस्टम है कि आप लोग उसको ज्यादा छेड़े वेड़ेंगे तो वो खत्म हो जाएगा। थर्ड क्या है कि स्टीप स्लोप्स है, ठीक है। ये आप देखिए स्लोप्स क्या होते हैं। मान लीजिए एक माउंटेन है, माउंटेन का जो ये हिस्सा होता है जो कि यहाँ पे नीचे आप आते हुए देख रहे हैं, ये दिस इज नोन एज स्लोप इन ज्योग्राफी। तो ये जो है ये स्टीप स्लोप्स है, यहाँ पे खरदरी है, उसकी ये सारी चीजें जो है इसको यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने में पहले ही नेचुरली तरीके से इसको खराब कर देती है कि अब बहुत ज्यादा अच्छा यहाँ पे कुछ बना नहीं सकते, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग कुछ बना नहीं दे सकते हैं। उसके ऊपर जो है फिर उसके बाद सेस्मिक वेव्स की वल्नरेबिलिटी है। सेस्मिक वेव्स किस चीज के लिए इस्तेमाल होता है, अर्थक्वेक के लिए, क्योंकि यहाँ पे जो हिमालयन का एरिया, मैं आपको समझा देती हूँ कि यहाँ पे सेस्मिक क्यों आता है। जस्ट इन वेरी शॉर्ट आप देखेंगे कि कैसे जो हिमालय का एरिया हमें देखने को मिलता है। मान लीजिए ये चीज जो यूरेशियन प्लेट है, देखिए ये जो चाइना वाली पूरी बाउंड्री है ना, ये चीज हिमालय भी इसी वजह से आ रहा है क्योंकि ये दोनों प्लेटें कन्वर्ज करती हैं। और जब ये दोनों प्लेटें कन्वर्ज करती हैं, एक दूसरे की तरफ आती है, तो एक जो इनमें से भारी प्लेट है, क्योंकि कॉन्टिनेंटल है, अगर मतलब कि ओशन प्लेट होगी तो एक नीचे चली जाएगी, ओशन की भारी प्लेट होती है नीचे चली जाती है। तो ये जब एक दूसरे के ऊपर आती है तो यहाँ से हिमालय की फॉर्मेशन होती है और बार बार इस खिंचाव की वजह से वाइब्रेशन पैदा होता है, जिसकी वजह से सिस्मिक वेव्स जो है हिमालय के सभी रीजन्स में बहुत ज्यादा मात्रा में देखने को मिलती है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि स्टेट के पास और बहुत सारे जो प्रॉब्लम्स है, स्टेट के पास बहुत ज्यादा फाइनेंशियल रिसोर्सेज नहीं है। उन लोगों को अगर फाइनेंशियल कुछ भी एलोकेशन चाहिए होता है तो सेंटर से परमिशन लेनी पड़ती है। उसके अलावा स्टेट में बहुत सारा डाइवर्स फ्लोरा एंड फोना देखने को मिलता है, ठीक है, फ्लोरा एंड फोना। तो ये सारी चीजें देखने को मिलती है। तो इसका मतलब यहाँ पे फिर से क्वेश्चन आता है कि अगर आप कुछ बनाना चाहते हो तो इसका मतलब आपको फ्रेजाइल है ये चीजें, आपको इनको कॉस्ट पे कुछ बनाना पड़ेगा, या तो ये चीजें जाएंगी इकोसिस्टम में प्रॉब्लम होगी या फिर आप लोगों का डेवलपमेंट होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा। तो ये प्रॉब्लम यहाँ पे देखने को मिलती है। फिर होता है कि पावर की सप्लाई की बहुत ज्यादा दिक्कत है, क्योंकि अब इतना डिफिकल्ट टेरेन है, वहां पे आप इलेक्ट्रिसिटी एक पहाड़ से दूसरी रूरल एरिया तक पहुंचा पाएंगे, तो ये पावर की सप्लाई की फिर से एक चैलेंज बन जाता है। ऑल्दो क्योंकि यहाँ से काफी सारी नदियां आती है तो हाइड्रो पावर बनाना इजी है, स्टिल उसको पहुंचाना आसान नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे एक ये भी समस्या देखने को मिलती है। द मोस्ट इंपोर्टेंट अगेन एक समस्या देखने को मिले, क्योंकि ये स्टेट जो है वो टूरिज्म के लिए बहुत फेमस है, तो टूरिज्म का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है जो मसूरी जैसे या फिर नैनीताल जैसे एरियाज में बना हुआ है, वो फिर से एक प्रॉब्लम यहाँ पे दिखाता है, क्योंकि यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर का इतना ज्यादा हैवी बना दिया गया, इतना ज्यादा प्रेशर डाल दिया उस जगह पे कि वो बार बार क्रैक होने के, लैंडस्लाइड के वहां पे ऑप्शंस बनने दिखाई दे रहे हैं कि ऐसा कुछ वहां पे देखने को मिल सकता है इन फ्यूचर। ऑल्दो यहाँ पे एक स्टेट का एक्शन प्लान है क्लाइमेट चेंज के लिए। क्लाइमेट चेंज ये चीज कैसे रिलेटेड है उससे भी थोड़ा सा देख लेते हैं कि जो स्टेट है वो बहुत वनरेबल है। मैंने बताया कि वो सिंपल सी बात है, सेस्मिक वेव्स है तो किस चीज के लिए वनरेबल होगा, अर्थक्वेक के लिए। क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ऑल्दो अर्थक्वेक का रिलेशन इतना ज्यादा क्लाइमेट चेंज से नहीं है, बट स्टिल सेकेंड चीज अगर देखने को मिला वनरेबल होगा वाटर की शॉर्टेज से, नहीं पहुंच पा रहे हैं हर जगह, मतलब कि ठीक है वाटर शॉर्टेज जो एक प्रॉब्लम है। थर्ड है कि या तो बहुत ज्यादा मानसून हो जाती है,
और या फिर मानसून बहुत कम होती है। तो ये भी मतलब ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ठीक है प्रोपोर्शनल में होती है, नहीं, एक्सेस हो जाती है, बहुत ज्यादा हो जाती है, क्योंकि क्लाउड्स जब आते हैं, वैसे कम तो बहुत ऐसा नहीं होता है, जब क्लाउड्स आते हैं और वो इन पहाड़ियों से टकराते हैं ऊपर, तो वो जितने हैवी हो गए थे ड्यू टू प्रेशर, क्योंकि वो जब समुद्र से ऊपर उठ के गए थे तो वो गर्म हवा के रूप में, वाटर वेपर के रूप में गए थे। लेकिन जब उन्होंने थोड़ा सा एल्टीट्यूड पार किया तो वो लोग ठंडे होने लगे, वो वापर की जो वेपर है वो गैस से दोबारा से वाटर में कन्वर्ट होने लगे, और इसी को बोला जाता है कंडेंसेशन, जहां पे आप जो है वाटर वेपर अपना पोजीशन चेंज करते हैं और जो जितने भी डस्ट पार्टिकल्स हैं वो लोग सब एक साथ मिलकर कंडेंसेशन का प्रोसेस करते हैं, जिसके अंदर बादल बन जाते हैं, और बादल के अंदर यहाँ पे वाटर हमें देखने को मिलता है। अब यहाँ पे क्योंकि हमें एक और फॉर्मूला पता है कि प्रेशर जो होता है एल्टीट्यूड को अगर छोड़ दे तो नॉर्मली लैटिट्यूडनल फॉर्म में प्रेशर जो होता है वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यहाँ पे क्योंकि ऊपर कोल्ड है, ठंड है, तो इसका मतलब प्रेशर क्या होगा, हाई होगा, टेम्परेचर क्या है, लो है, तो प्रेशर ज्यादा है। इसी वजह से जब ये किसी भी पहाड़ी के ऊपर टकराएंगे तो प्रेशर की वजह से ये अपना पानी पूरा का पूरा छोड़ देंगे, उसको रख नहीं पाएंगे, और यहाँ पे रेन जो है वो ज्यादा होगी। इसी वजह से यहाँ पे मानसून का रेन का वगैरह एक्सेस देखने को मिल जाता है, जिसकी वजह से बहुत सारे फॉरेस्ट भी यहाँ पे हैं। ऑलमोस्ट 70% ऑफ इसका जो एरिया है उत्तराखंड का वो जंगलों से भरा हुआ है। 30% ऐसा लैंड है जिसके ऊपर काम किया जा सकता है, और हम उसको भी नहीं खो सकते हैं कि ठीक है डेवलपमेंट के लिए आप उसको खो दीजिए। तो ये हमारे सबसे पहले कुछ प्रॉब्लम्स हमें देखने को मिली है कि क्या क्या प्रॉब्लम्स यहाँ पे स्टेट के अंदर है। अब अगर हम बात करें कि सॉल्यूशंस क्या क्या हो सकते हैं, तो सॉल्यूशन हो सकता है कि जितनी भी ग्रीन हाउस गैसेस निकलती हैं, यानी कि ग्रीन हाउस गैसेस क्या होती है, मीथेन जैसे हो गया, ऐसी ऐसी जो ग्रीन हाउस गैसेस होती हैं वो आपके ऊपर जाके यहीं से ऊपर एक बाउंड्री बना लेती है एटमॉस्फेयर के अंदर, और वो जो और गैसेस होती है, कार्बन जैसी गैसेस जो होती है, अब कार्बन से भी छोड़िए, मैं आपको आसान भाषा में सिखाता हूँ कि ग्रीन हाउस यहाँ पे आप बना लीजिए एक सन को, ठीक है, यहाँ पे क्या है, सन है, सन के अंदर, सन क्या होता है, शॉर्ट वेव्स के अंदर इंसोलेशन यानी कि रेज जो है वो बहुत छोटी छोटी आती है, ऐसे छोटी छोटी करके लैंड के ऊपर भेजेगा। अब लैंड क्या करता है, हमारा हीट बैलेंस होता है, तो हीट बैलेंस की वजह से लैंड क्या होता है कि इन सन वेव्स को वापस भेज देता है, किस चीज में, लॉन्ग वेव्स में, एल वेव्स में। और जब ये ग्रीन हाउसेज यहाँ पे होती है एटमॉस्फेयर के अंदर, तो ये जो लॉन्ग वेव्स है उनको ये एटमॉस्फेयर से बाहर ही नहीं जाने देती है। जब ये उनको बाहर नहीं जाने देंगी तो क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा, क्योंकि अर्थ के ऊपर अब सन तो फिर से दोबारा से कल आएगा, दोबारा से शॉर्ट वेव्स में भेजता जाएगा। जब हीट अपना बैलेंस नहीं बना पाएगी, बार बार आता जा रहा है, लैंड छोड़ तो रहा है लेकिन एटमॉस्फेयर में रह जा रहा है, तो इससे क्या होगा, ग्लेशियर वगैरह जो वो मेल्ट होंगे, क्योंकि यहाँ पे हीट का बैलेंस जो अर्थ का वो नहीं बन पा रहा है, वो जिसके ऊपर जितना 51% आता था उससे जो उसने 17% वापस भेजना था, यानी जीरो कर देती है अर्थ एट द एंड, वो नहीं हो पा रहा है। तो ये चीज यहाँ पे देखने को मिलती है, और इसी वजह से यहाँ पे और खतरे जो हैं, ये जो ऊपर वाले स्टेट्स हैं, यहाँ पे गर्मी के जो खतरे हैं, तो ये सारी चीजें हैं। इसीलिए ग्रीन हाउस का जो इमिशन है उस पर कंट्रोल किया जाना चाहिए। जैसे फार्मर्स जो है वो अपने मिथेन का इमिशन करते हैं, राइस की कल्टिवेशन के, राइस जब भी बनाया जाता है ना, तो वहां से एक मिथेन की गैस निकलती है, ठीक है, तो उस पे कंट्रोल कर ले कि वो मिथेन खुद में ग्रीन हाउस गैस है। हमें ये भी पता है कि एनिमल्स जब जुगाली करते हैं तो वो लोग भी ग्रीन हाउस यानी कि मिथेन का ही बाहर निकालते हैं, ठीक है, तो वो लोग भी ऐसा करते हैं। फिर ये बोलते हैं कि पीपल्स को जो ग्रीन हाउस इमिशन की बजाय, ग्रीन हाउस जैसी गैसों पर निर्भर रहने की बजाय एलपीजी पे आ जाना चाहिए, ठीक है, लोगों को अपने अपने घरों में एलपीजी इस्तेमाल करना चाहिए। ये पूरे देश में तो हमें बहुत आम बात लगती है कि ठीक है गैस के सिलेंडर आ जाएंगे, गैस की पाइपलाइंस लगी हुई है, आपको डायरेक्ट मिल जाएगा। लेकिन ऐसे टेरेंस में क्या होता है, ग्रीन हाउसेस क्यों निकलते हैं, क्योंकि लोग लकड़ी का इस्तेमाल करते हैं फ्यूल के लिए, ठीक है, जंगल से जाते हैं, लकड़ियां वगैरह काटते हैं, उनका इस्तेमाल करते हैं। अगेन जो भी वो लोग बनाते हैं, भाई इतना फ्यूल वहां पे नहीं होता, एलपीजी महंगी पड़ती है तो नहीं होते, तो इसीलिए इन पीपल्स को जिनके पास अदर रिसोर्सेज हैं उनको ज्यादा सब्सिडीज वगैरह दी जानी चाहिए, ताकि वो लोग अपने जो फॉर्मेशन है यानी कि जितना भी वो काम करते हैं उसको चेंज कर पाए, ठीक है, और उनके ऊपर कोई ज्यादा ऐसे ना लगे लागत की। लकड़ियां तो हम जंगल में जाके काट लाते थे, साइड से मिल जाती थी, एलपीजी लेके आओ, पहली बात तो इतना पहाड़ नीचे जाओ, और उसके बाद ले आने के बाद भी स्टिल आपको उस पर खर्चा आ रहा है 1000-1100 रुपए, तो उस चीज के ऊपर कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को इस चीज के ऊपर काम करना पड़ेगा, क्योंकि ये फिर प्रॉब्लमेटिक सिचुएशंस लगती है आम इंसान को, ठीक है। उसके अलावा क्या किया जा सकता है कि पब्लिक का जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है वहां पे क्या करें, सीएनजी का इस्तेमाल करें, तो सीएनजी का इस्तेमाल करें ट्रांसपोर्टेशन के लिए, और फ्यूल के लिए इस्तेमाल करें किस चीज का, एलपीजी का।
काम करने के लिए। दो काम किए जा सकते हैं। थर्ड क्या हो सकता है कि स्ट्रेटजीज बनाई जाए कि ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट का जो स्टेट एक्शन प्लान है क्लाइमेट चेंज के ऊपर, उसके इंप्लीमेंटेशन पे ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया, इसी वजह से वहां पे अलग अलग स्ट्रेटजीज बनानी चाहिए, फिर उनका इंप्लीमेंटेशन होना चाहिए कि कैसे हम इस लैंड को जो ठीक रख सकते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट और जो स्टेट गवर्नमेंट है, दोनों को मिलकर स्कीम्स कुछ बनानी होंगी, नई स्कीम्स बनानी होंगी, और जो कि जैसे कि एल्डरली पीपल है उनके लिए, विडोज वगैरह जो है उनके लिए, उनको मिलती है अभी भी, लेकिन थोड़ा सा ध्यान और रखना पड़ेगा ताकि वो लोग ज्यादा जाके जो लैंड के ऊपर जो है मान लीजिए खेती जो है वो ऐसे ऐसे ना करे, क्योंकि सोइल इरोजन होता है। सोइल इरोजन की वजह से बार बार पानी की वजह से, वेदरिंग की वजह से, इन सब फिनोमिनास की वजह से क्या होता है, लैंडस्लाइड्स वगैरह देखने को मिलते हैं, करंट मिलता है। फिर जो टूरिस्ट जाते हैं वहां पे स्ट्रिंजेंट एक्शन होना चाहिए, ठीक है, उनके ऊपर रूल्स एंड रेगुलेशन होना चाहिए। जब टूरिस्ट के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बनता है, इतना प्रेशर मसूरी जैसी जगहों पे, क्योंकि बार बार फिर ये जो प्रेशर है वो क्रिएट करता है कि वहां पे लैंडस्लाइड्स जैसे ऐसी ऐसी प्रॉब्लम्स का सामना बार बार वहां पे देखने को मिलता है। पहले ही हम देख चुके हैं कि नेचुरली वहां पे प्रॉब्लम्स कम नहीं है, लेकिन अगर समस्या इतनी ज्यादा और बढ़ेंगी तो फिर ये चीजें हमें और नुकसान देंगी, वहां के लोग जो है उन लोगों के लिए और ज्यादा नुकसानदायक होंगी। तो ये सब लिख सकते हैं। और अगेन अगर कंक्लूजन आप लोगों को इसमें लिखना है तो आप लोग बता सकते हैं कि कैसे जो ये गोल हम पहले लिखेंगे ना, इसको सिस्टमेटिक रिव्यू के हिसाब से चलना चलेगा, यानी कि एक सिस्टम में पहले आप गोल्स बनाए, फिर उसको बार बार उस पर नजर रखें, उसकी प्रोग्रेस का ध्यान रखें। तो सिस्टम के अकॉर्डिंग आपको बिल्कुल यहाँ पे चलना पड़ेगा, मॉनिटर करना पड़ेगा कि प्रोग्रेस कितनी हो रही है। उसके अलावा आप लोग जो है इस चीज का ध्यान देंगे कि कैसे हम इस प्रोग्रेस को और बढ़ा सकते हैं, और अगले 15 साल के बाद अगर ये सब आप अभी किया गया, ये सारी चीजों के ऊपर ध्यान दिया गया, और जो 17 सस्टेनेबल गोल हैं वो भी एनवायरनमेंट के बारे में बात करते हैं। हमें पता है सस्टेनेबल गोल्स होते हैं डेवलपमेंट गोल, कि आप इस तरीके से डेवलपमेंट कीजिए कि आने वाली जो जनरेशंस है आप उनके लिए इतना नुकसान ना कर दे कि आप उनको जीने के लायक ना छोड़े। तो जो भी रिसोर्सेज आप यूज कर रहे हैं खुद इस्तेमाल करिए पहले, फिर उन रिसोर्सेज को छोड़ दीजिए आने वाली हमारी जो जनरेशन है उनके लिए। तो ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल होते हैं, और इन्हीं के जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का गोल 17 है उसमें ये साफ साफ लिखा गया है कि कैसे जो इंटरनल एस्पेक्ट है एनवायरमेंट के, नेचर के, उनको हमें रिस्पेक्ट करना चाहिए। तो ये चीजें बार बार लोगों, वैसे भी जो हिली पीपल्स होते हैं, ये जो लोग होते हैं वो नॉर्मली एनवायरनमेंट की रिस्पेक्ट करते ही हैं, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा और ज्यादा फोकस करने की जरूरत है, तब हम आने वाले 15 साल के अंदर चेंज, पॉजिटिव चेंज जो है उसको देख पाएंगे। नेक्स्ट हम चलते हैं फर्स्ट पेज के ऊपर आया हुआ, दिल्ली एक्सप्लोर्स लीगल एंड डिप्लोमेटिक ऑप्शंस आफ्टर कतर डेथ सेंटेंसेस। तो लीगल ऑप्शंस को एक्सप्लोर कर रहे हैं कि कैसे वहां के जो सुप्रीम जो मोर कोर्ट है, जैसे वहां के जो लोकल कोर्ट, उन्होंने फैसला सुनाया था। तो दिल्ली का गवर्नमेंट ये भी ध्यान दे रही है कि कैसे वो जो अपर कोर्ट्स है उनके अंदर इस केस को लेके जा सकती है, और खुद ब खुद यहाँ पे पिटीशन भी, यानी कि माफी की जो गुहार है वो भी लगाई गई है फैमिलीज के द्वारा। वहां के अमीर में ऐसा माना जाता है कि वो रमजान के अंदर या जो उनके फेस्टिवल्स होते हैं उनके अंदर लोगों को माफ कर देते हैं। तो टू स्टेप्स लिए गए हैं एक साथ। नेक्स्ट हम लास्ट आर्टिकल ऑफ द डे पे पहुंच गए हैं, इजरायली आर्मी सेज ग्राउंड फोर्सेस एक्सपेंडिंग एक्टिविटी इनसाइड गाजा। तो हमें पता है कि कल इजराइल के जो ग्राउंड के रास्ते से सोल्जर्स हैं वो हमास के अंदर यानी गाजा के अंदर जा चुके हैं, लेकिन टनल्स की वजह से ऐसा उनके लिए डिफिकल्ट होता जा रहा है। अभी वो बढ़ रहे हैं, वहां पे काम कर रहे हैं, और वहां पे बहुत सारी टनल्स हैं, उनको वो ढूंढ रहे हैं। डेथ एंड डिस्ट्रक्शन में इजराइल की तरफ से 1400 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, और पैलेस्टाइन का आंकड़ा 7300 को पार कर चुका है, कि गिनती को पार कर चुका है। इंजरी देखी जाए तो इजरायली फोर्सेस ने 4 पैलेस्टाइन के जो वेस्ट गाजा के अंदर ऑक्यूपाइड पर्सन थे उनको मार दिया, और इंजरी 5400 से ज्यादा देखने को मिलती है हमें इजराइल के अंदर, और 17000 से ज्यादा देखने को मिलती है पैलेस्टाइन के अंदर। 100 लोगों से ज्यादा जो पैलेस्टाइन उनको वेस्ट बैंक के अंदर में मार दिया गया, क्योंकि हमें पता है कि हमास जो है वो वेस्ट बैंक में नहीं है, इजराइल है। देखिए मैं आप लोगों को इसको मैप में समझाती हूँ बहुत अच्छे से। यहाँ पे आते हैं सऊदी अरेबिया, सऊदी अरेबिया के अगर आप इजिप्ट के सिनाई पेनिनसुला है इसके आगे जाएंगे तो ये इजराइल है, ठीक है, इजराइल। ये जो आप व्हाइट बाउंड्री देख रहे हैं डॉटेड, ये वेस्ट बैंक की जेरूसलम, ये देखिए ये गाजा की स्ट्रिप है, बहुत छोटा सा है, बीच में पूरा इजराइल है। यहाँ पे जो जेरूसलम वाला आप एरिया देख पा रहे हैं यहाँ पे है वेस्ट बैंक। यहाँ पे नाम देखिए। अब हमास जो है वो एक पॉलिटिकल काइंड ऑफ पार्टी है गाजा के अंदर, और पैलेस्टाइन के अंदर उसका कोई भी रोल नहीं होता है। पैलेस्टाइन के अंदर क्या है, पैलेस्टाइन के अंदर है दिस पैलेस्टाइनी इंडिपेंडेंट अथॉरिटी, पीआई की जो अथॉरिटी है वो। तो
क्योंकि हमास यहाँ पे नहीं है तो ये लोग अभी तक यहाँ पे वॉर के अंदर इतने ज्यादा डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं हुए थे, लेकिन अब यहाँ पे ये भी देखने को मिल रहा है कि इन लोगों की तरफ से भी ऑलमोस्ट 100 लोगों की डेथ हो चुकी है। ठीक है, तो ऐसा देखने को मिला है। सो आज का न्यूज़पेपर होता है खत्म। थैंक यू सो मच जो भी अभी तक यहाँ पे मेरे साथ बने हुए थे। हैव ए ग्रेट डे।